स्वागत है दोस्तों आपके अपने एग्जामगढ़ में। मैं विशाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में। इस क्रम में हमने भारत में पुर्तगालियों का आगमन और भारत में डचों के आगमन के बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो अगर हम बात करें भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल। याद रखिएगा, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। कब आया भारत में? तो ये 1599 में आया। जिस समय भारत आया उस समय भारत में शासन किसका था? तो जिस समय भारत आया भारत में शासन था मुगल बादशाह अकबर का। भारत का शासक था मुगल बादशाह अकबर। और यूरोप की शासिका कौन थी? तो यूरोप में शासन था महारानी एलिजाबेथ का, एलिजाबेथ प्रथम का। जिस समय मिल्डन हॉल भारत आया उस समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था और इंग्लैंड की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नाम के व्यापारिक दल ने क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की और कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ लंदन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599 में। अब क्या हुआ, एक कंपनी ने महारानी से भारत सहित पूर्व के देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मांगा, जिसे महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया या इन्हें ग्रांट कर दिया कि आप जाइए और पूर्व के देशों में व्यापार कीजिए और इस व्यापार पे आपका एकाधिकार होगा। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि ये जो कंपनी थी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी में महारानी के भी कुछ शेयर लगे हुए थे। अब क्या होता है आगे हम देखिए तो भारत का अगर हम बात करें तो भारत में 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है और इनके जगह पे इनका बेटा सलीम जो है जहांगीर के नाम से क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। और अगर हम ब्रिटेन के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ब्रिटेन के बारे में अगर देखें या इंग्लैंड के बारे में देखें तो यहाँ पे जो है समय है 1603 का और 1603 में महारानी एलिजाबेथ का मृत्यु हो जाता है। एलिजाबेथ जो प्रथम है उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे अब जो राजा आते हैं उनका नाम है जेम्स प्रथम। अब जो राजा है उसका नाम है जेम्स प्रथम। अब देखिए क्या होता है, समय है 1608, समय है 1608 का और 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक व्यापारिक दल हेक्टर नामक जहाज से, याद रखिएगा जहाज का नाम हेक्टर, या इसी को बोलते हैं रेड ड्रैगन। हेक्टर नामक जहाज से या रेड ड्रैगन नामक जहाज से कहा आया? भारत। और भारत में कहा आया? सूरत। और अपने साथ क्या लाया? तो अपने साथ ही लाया जेम्स प्रथम का पत्र, जो किसके नाम का था? अकबर के नाम का था। जेम्स प्रथम का पत्र लाया जो किसके नाम का था? अकबर के नाम का था। और ये कहा जाते हैं जहांगीर के दरबार में।
जहांगीर के दरबार में गया और क्या बोलता है जहांगीर से कि सूरत में व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगता है। आई थिंक क्लियर होगा। हमने जो कहा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक जहाज से अंग्रेज व्यापारियों का एक दल कहाँ आया? भारत में कहा? सूरत। और कहा क्या लाया साथ में? जेम्स प्रथम का लेटर लाया, जो किसके लिए था? वो लेटर था अकबर के लिए, क्योंकि उसमें किसका नाम मेंशन था? अकबर। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है। तो कहाँ गए ये लोग? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में वो लेटर देता है और जहांगीर से क्या बोलता है कि व्यापार करने के लिए, व्यापारिक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें सूरत में क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। पर जहांगीर बोलता है कि लेटर तो अकबर के नाम का है, तो मैं परमिशन कैसे दूं करके? जो भी हो, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बात उठती है कि जो हॉकिंस है वो अंग्रेज है, इंग्लिश जानने वाला है, और जहांगीर जो है वो क्या है? इंडियन है। या तो तुर्क भाषा जानेगा, या फारसी भाषा जानेगा, या हिंदी जानेगा, या उर्दू जानेगा, ऐसा कोई भाषा हो जो जानेगा। तो हॉकिंस क्या था? अंग्रेजों ने हॉकिंस को एक रणनीति के तहत ही भेजा था। क्यों? हॉकिंस जो था तुर्क और फारसी भाषा का जानकार था, और इंग्लिश तो जानेगा ही, क्योंकि ये क्या था? अंग्रेज था। तो तुर्क भाषा में या तुर्की भाषा में क्या करता है हॉकिंस? क्या करता है? तुर्की भाषा में बात करता है। किससे? जहांगीर से। जहांगीर इसको देखता है तुर्की भाषा में बात करते हुए, जिससे काफी प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होता है तो इसको 400 मनसब 400 मनसब और क्या करता है? इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। इंग्लिश खां की उपाधि देता है। 400 मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि देता है। कौन? जहांगीर। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। अब क्या बात होती है, अगर आप देखना चाहें तो 2 मिनट के लिए मैं आपको मनसबदारी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मनसबदारी क्या होती थी? तो मनसबदारी जो है, ये मुगलों के समय में रैंक और सैलरी का निर्धारण किया जाता था मनसबदारी सिस्टम के थ्रू। जिसका जितना बड़ा मनसब वो उतना ज्यादा बड़ा आदमी है उस समय। ठीक है। जैसे हम बात करें तो अगर किसी को 10 से 500 की मनसब दी जा रही है, मतलब वो सैनिक वर्ग से था। अगर किसी को 500 से 10,000 की मनसब दी जा रही है तो वो किस वर्ग का है? अमीर वर्ग का है। और अगर किसी को 10,000 से, माफ कीजिएगा यहां पे, अगर किसी को 500 से 2500 का मनसब दिया जा रहा है तो वो अमीर वर्ग का है। और 2500 से 10,000 का मनसब दिया जा रहा है तो वो क्या है? अमीर कुमदा। अमीर उम्दा वर्ग से बिलोंग कर रहा है। ठीक। तो ये मनसबदारी की सिस्टम थी। जैसे आजकल रैंकिंग सिस्टम है या ग्रेडिंग सिस्टम है कि रैंक 1 ऑफिसर, रैंक 2 ऑफिसर, तो उस समय क्या था? मनसबदारी। और जिसको जितना बड़ा मनसब वो उतना बड़ा आदमी। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहां पे आ जाइए। इसको 400 की उपाधि, 400 मनसब की उपाधि देता है कौन? जहांगीर, कैप्टन हॉकिंस को 400 की उपाधि दे दिया। और फिर क्या किया? इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। इसके बाद बात थी सूरत में फैक्ट्री लगाने का। तो सूरत में फैक्ट्री लगाने का ये परमिशन दे देता है। याद रखिएगा, दे देता है, नहीं देता है ऐसा नहीं है। 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन दे देता है। पर सूरत की अगर हम कहानी देखें तो सूरत में कौन लोग है? तो सूरत में व्यापार कर रहा है कौन? पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों को कहीं ना कहीं यहाँ पे कब्जा है, क्योंकि अंग्रेजों से पहले आए थे। और तो यहाँ पे क्या था? पुर्तगालियों का कब्जा था। तो डेफिनेट सा बात है कि अंग्रेजों को इतना आसानी से फैक्ट्री लगाने तो नहीं देगा पुर्तगाली लोग। कहाँ? सूरत में। तो सूरत में फैक्ट्री लगाने तो नहीं दे रहा है। जस्ट कम मिनट ना। तो अंग्रेजों को आसानी से फैक्ट्री लगाने तो नहीं देगा। तो क्या हुआ भाई? तो इसका परमिशन जब दे दिया जहांगीर ने कि जाइए आप सूरत में फैक्ट्री लगाया, तो उसका विरोध किया किसने? पुर्तगालियों ने। इसके कारण से जो 1608 का फैक्ट्री था उसको, उसका जो परमिशन मिला था उसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों द्वारा कहां लगाई जा रही थी? सूरत में, 1608 में। अब अगर हम बात करें 1609 में,
देखिए, जब महारानी ने कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था या चार्टर दिया था, तो उस प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए था कि 15 वर्ष के बाद ये चार्टर क्या करना होगा, कंपनी को वापस रिन्यूअल कराना होगा क्राउन से। तो 1609 में क्या होता है कि 1609 में वो जो 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार दिया था, उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर देता है, बढ़ा देता है क्राउन। जेम्स प्रथम ने क्या किया, उसे अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया 1509 में। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो परमिशन मिली थी व्यापारिक एकाधिकार का, वो सिर्फ 15 वर्षों के लिए थी। बाद में 1609 में क्या कर दिया, इसको अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब आगे हम लोग देखें तो अब चलते हैं कहां, 1611 में। यहां 1500 तो नहीं, ठीक है, 1611 में हम देखते हैं। 1611 में क्या होता है, तो सूरत में 1608 में पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली, लेकिन कैंसिल हो गई। अब 1611 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई, या मसूलीपट्टनम, मसूली पत्तनम कहीं लिखा रहता है, कहीं पटनम लिखा रहता है, तो बात बराबर है, इसके लिए सोचना नहीं है। इंग्लिश में दोनों सेम लिखा जाता है। 1611 में, और ये अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई ऐसी फैक्ट्री थी, तो इसे कहा जाता है ये अस्थायी फैक्ट्री थी। इसके बाद 1611 में ठीक क्या हुआ, एक स्वाली का युद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1611 में होता है स्वाली का युद्ध, और इस युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज होते हैं और एक तरफ पुर्तगाल होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगालीज होते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है कैप्टन वेस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्टन वेस्ट। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता है कैप्टन वेस्ट। और स्वाली के इस युद्ध में हमने जो बात किया था थोड़ी देर पहले कि सूरत के बंदरगाह पे किसका कब्जा था, एक तरह से कहे तो पुर्तगालियों का, उसको कैप्टन वेस्ट ने क्या किया, पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवा दिया। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में कौन जीत गए, तो इस युद्ध में जीत गए अंग्रेज, और पुर्तगाली क्या हो गए, हार हो गई पुर्तगालियों का। इससे प्रभावित होकर, स्वाली के युद्ध से प्रभावित होकर 1612 में ही क्या कर देता है, जहांगीर परमिट कर देता है कि इनको जाइए और आप कहा सूरत में एक फैक्ट्री लगाइए। तो इसी के परिणाम में 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगती है सूरत। अब बोलिएगा सर यहां भी पहली बोल रहे हैं, यहां भी पहली बोले हैं और ऊपर भी पहली बोले हैं, तो देखिए क्वेश्चन के प्रारूप के हिसाब से डिसाइड करते हैं। 1613 में जो फैक्ट्री लगती है, एक कैसी फैक्ट्री है, इसका नेचर क्या है, स्थायी फैक्ट्री है। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहां लगी, तो अंग्रेजों के द्वारा पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई गई कहां पे, तो अंग्रेजों के द्वारा पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई गई सूरत में। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां थी, तो मसूलीपट्टनम में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब सूरत ऑप्शन में ना हो तब, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसका काम धाम शुरू कर दिया गया था, वो सूरत में है। हालांकि उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया, लेकिन पहली फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वही कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली स्पेशली मेंशन कर दे कि पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां लगाई गई, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर मसूलीपट्टनम हो जाएगा, और स्थायी फैक्ट्री कहां लगाई गई, तो सूरत हो जाएगा। ठीक है, अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में ना रहे तो आपको आंसर क्या लेना है, अस्थायी भी रहे तो भी क्या लेना है, सूरत ही लेना है। चलिए, आई होप क्लियर होगा ये सब आपको। आगे चलते हैं, हम लोग 1615 में आ जाते हैं। 1615 में एक प्रतिनिधि मंडल, अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल पुनः कहां आता है, जहांगीर के दरबार में। और एक किसके नेतृत्व में आता है, तो जो नाम है इनका वो है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक और प्रतिनिधि मंडल, मतलब कह लीजिए कि दूसरा अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया, उसका नाम क्या था, सर टॉमस रो। और ये 1615 से 1618 तक यहाँ पे रहता है। 1615 से 1618 तक यहाँ पे रहता है, और क्या करता है, यहाँ पे रह के वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है, व्यापार करने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए क्या मांगता है, परमिशन मांगता है, और कई एक तरह का छूट मांगता है, जिसमें सर टॉमस रो क्या होता है, सफल भी होता है। तो 1615 से 1618 में जहांगीर के दरबार में आने वाला जो दूसरा अंग्रेज है, उसका नाम है सर टॉमस रो।
अब चलते हैं हम लोग आगे और पहुंच जाते हैं कहां पे? हम लोग पहुंच जाते हैं, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पे? तो हम लोग पहुंच गए 1632 में। 1632 याद रखने का एकदम सिंपल ट्रिक है, 16 गुना 2 32। ठीक है, 1632 में, 1632 में के बारे में बात करें तो यहाँ पे गोलकुंडा का सूबेदार है। गोलकुंडा एक जगह है, गोलकुंडा का सूबेदार है जिसका नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इस अब्दुल्ला कुतुब शाह से अंग्रेजों ने क्या किया कि गोलकुंडा के सारे बंदरगाहों पे 500 पैगोड़ा वार्षिक, याद रखिएगा। पैगोड़ा क्या है? तो पैगोड़ा का मतलब है स्वर्ण के सिक्के। हम लोगों ने डचों के टाइम में भी देखा था कि पुलिकट में वो अपने स्वर्ण पैगोड़ा ढालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल्ला से क्या किया अंग्रेजों ने? गोलकुंडा का सुल्तान है या शासक है या सूबेदार है कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इससे 500 पैगोड़ा वार्षिक पे जो गोलकुंडा के सारे बंदरगाह है उससे मुक्त व्यापार करने का अधिकार ले लिया। सारे बंदरगाहों से क्या कर लिया? मुक्त व्यापार करने का अधिकार ले लिया। और ये अंग्रेजों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा गया? तो गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान। याद रखिएगा, गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान अंग्रेजों को कब मिला? तो 1632 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। और याद रखना एकदम सिंपल है, गोल्डन से याद रखिएगा, गोलकुंडा और गोल्डन लगभग एक ही टाइप का फर्क। और कब मिला है? 1632 में। किससे मिला? अब्दुल्ला कुतुब शाह से। गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान, ये हो गया 1632 की कहानी। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगली जो स्टोरी है वो 1633 में। यहाँ कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना कि 1633 में उड़ीसा में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। उड़ीसा में ना, उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री लगाई 1633 में। इसके बाद आगे हम लोग चले तो आगे हम लोग चलते हैं 1639 में। 1639 की बातें है कि एक अंग्रेज है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे एक अंग्रेज है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। और इस अंग्रेज ने चंद्रगिरी का शासक है, चंद्रगिरी के शासक से क्या किया? मद्रास को पट्टे पे लिया। किसको पट्टे पे लिया? भाड़े पे लिया। किसको? मद्रास को। और 1640 में यही फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। याद रखिएगा, चंद्रगिरी के शासक से क्या किया? मद्रास को लीज पे लिया या पट्टे पे लिया या रेंट पे लिया, और यहीं पे आधुनिक मद्रास या मद्रास शहर की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछता है कि मद्रास शहर का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस डे था। ठीक है, कब किया मद्रास की स्थापना? 1640 में। किसने किया? फ्रांसिस डे ने। अब आगे हम लोग बात करें तो अब आगे आ जाते हैं हम लोग 1651 में। 1651 की कहानी जबरदस्त है भाई। कारण क्या है? तो कारण यह है कि 1651 में ब्रिटेन का एक राजकुमार है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटेन का राजकुमार है जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? या चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था वो किससे हो गया? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। पुर्तगाली राजकुमारी है जिसका नाम है कैथरीन, राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, पूरा नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा से हो गया। किसका? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? पुर्तगालियों के अधिकार में था कौन? बंबई। बंबई जो है वर्तमान का, वो किसके अधिकार में था? पुर्तगालियों के अधिकार में। तो ये विवाह के में क्या हुआ? दहेज तो बनता है, तो दहेज के फलस्वरूप पुर्तगालियों ने क्या किया? दहेज में क्या दे दिया? बंबई दे दिया। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय बोला मैं बंबई लेके क्या करूंगा, तो फिर भी दे रहे हो तो ठीक बात है, दहेज का चीज है, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? दहेज में बंबई मिल गया। तो 1658 का बात है, 1658 का बात है। यहां पे चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया।
किसको दे दिया? कंपनी को, कि जाओ भाई तुम लोग कमाओ खाओ बंबई से, लेकिन बदले में भी मुझे कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? 10 पाउंड वार्षिक किराया चाहिए। किससे? कंपनी से। कंपनी से क्या चाहिए? 10 पाउंड वार्षिक किराया चाहिए। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चलिए, ये बात हो गया। तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। बदले में पुर्तगालियों ने क्या दे दिया? तो अपनी बेटी के साथ दहेज में बंबई भी दे दिया। किसको? अंग्रेजों को, या चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 1658 में किसको दे दिया? 1658 में किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराया पे। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने यहाँ पे एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था गोराल्ड ओंगियार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोराल्ड ओंगियार। कंपनी ने किसे नियुक्त किया? गोराल्ड ओंगियार नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया। कब से कब तक? तो 1669 से, सॉरी 1659 से 77 तक गोराल्ड ओंगियार ही क्या रहता है यहाँ पे। और यही गोराल्ड ओंगियार को क्या कहा जाता है? बंबई का महानतम संस्थापक। तो ध्यान रखना है कि बंबई का संस्थापक कौन था? तो गोराल्ड ओंगियार था। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, इसके बाद अंग्रेजों को भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? 1680 में, पहले भ्रम की बात कर लेते हैं। भ्रम यह हो जाता है अंग्रेजों को कि इनको लगने लगता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मुगल को भी हरा सकते हैं। भारत में जो मुगल शासक है उनको भी हम लोग हरा सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जगहों पे अगर हम देखें तो आप पढ़ेंगे, हम लोग आगे जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो अंग्रेजों का 3 प्रमुख उपनिवेश बनता है भारत में। 3 प्रमुख जगह पे होता है। एक तो मद्रास होगा, जिसमें अंग्रेजों ने, हमने देखा फ्रांसिस डे ने अपना काम धाम लगा के मद्रास को कब्जा में कर लिया। बंबई एक है जहां पे देखे दहेज में मिल गया। एक है कलकत्ता, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अब 1680 का समय में। तो इनको क्या लगता है, एक्चुअल में होता क्या है कि 1680 में जो भारत में अब शासक है, मुगल बादशाह है, उसका नाम है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है 1680 में? क्या करता है? जजिया कर इंपोज कर देता है। जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है जजिया, आप लोग जानते होंगे कितना रहता है? तो 1.5% जजिया लगा देता है, और सब पे लगा देता है, जितने भी गैर मुस्लिम है सब पे। तो अंग्रेजों को ये बात खटक जाती है। बोलते हैं यार, मैं गोलकुंडा में फ्री में फोकट में व्यापार कर रहा हूँ, 500 पैगोड़ा देता हूँ और व्यापार कर रहा हूँ, मैं अब इसको क्यों टैक्स देने लगा? तो इस कारण से क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों को लगता है हम लोग क्या करेंगे, मुगलों को हरा देंगे, मार पीट के ठीक कर देंगे। किसको? मुगलों को। लेकिन आपको पता होगा औरंगजेब काफी शक्तिशाली शासक था। तो क्या होता है, औरंगजेब एक ऑर्डर जारी करता है कि इनको मारो, मुगलों को मार के यहां से खदेड़ दो, भारत से भगा दो। तो 1686 में एक लड़ाई होती है, और उस युद्ध में चाइल्ड अंग्रेज अधिकारी रहता है जिसका नाम है चाइल्ड, और भारत में की तरफ से कौन होता है? मुगल। मुगल में कौन? औरंगजेब का लीजिए, क्योंकि सेंटर में तो वही है, मुगल। और इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरे तरीके से हरा देता है कौन? मुगल। इतना मारता है कि इन लोग को मार के भगा देता है, और यहां से एक जाता है, एक फुल्टा नामक द्वीप है, वहां पे जाके शरण ले लेता है। फुल्टा नामक द्वीप में शरण लेता है कौन? अंग्रेज लोग। अब क्या करता है ये? अब यहाँ से एक अधिकारी आते हैं। देखिए, अंग्रेजों हमेशा से कूटनीतिक चाल चलने में बहुत प्रभावी रहे हैं, और इसका एक यहाँ पे भी आप देखिए, एक फुल्टा नामक द्वीप में चला गया है। ये चाइल्ड के बचपना के कारण, नाम भी चाइल्ड था और चाइल्ड वाला हरकत कर दिया है, तो फुल्टा नामक द्वीप पे गया। और यहाँ पे अब क्या करता है, एक अधिकारी आता है जिसका नाम है जॉब चार्नक। ये क्या करता है कि औरंगजेब से क्या बढ़ता है, इसके लोगों के द्वारा किए गए काम कृत्यों के लिए औरंगजेब से माफी मांगता है, और बोलता है आप ये जो भी लोग किए हैं उसको हम लोग भगा देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, जो भी चीजें हुई माफी मांगता है। और औरंगजेब इसको माफ भी कर देता है। बस कंडीशन ये रख देता है कि आपको क्या रखना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया हर्जाना भरना पड़ेगा मुगल दरबार को। आपने जो लड़ाई लड़ी है, इसका जो मुआवजा है वो 1.5 लाख रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो जॉब चार्नक रेडी हो जाता है, और वापस जहांगीर के परमिशन से क्या करता है, भारत में वो व्यापार का काम शुरू कर देता है अपना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 1698 में, 1698 में, 1698 में क्या होता है? तो 1698 में
बंगाल का सूबेदार रहता है जिसका नाम है अजीमो शान। अजीमू शान ऐसा करके एक नाम है बंगाल का सूबेदार से। इससे अंग्रेज 3 गांव लेते हैं। गांव का नाम क्या है? गोविंदपुर, सुतानाती और कलिकत्ता। और यही 3 गांव आगे डेवलप होकर कलकत्ता नामक शहर बसता है। इसी 3 गांव पे क्या होता है? कलकत्ता नाम का शहर बसाया जाता है, जो आधुनिक कलकत्ता है, यही पे बसा है। और इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो वही कौन? जॉब चार्नक को। तो याद रखिएगा कि कलकत्ता शहर बसाने का श्रेय जॉब चार्नक को, और मद्रास शहर बसाने का श्रेय किसको गया? तो फ्रांसिस डे को। और बंबई क्या हुआ? कलकत्ता। अब देखिए तीनों जगह हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे इनका एक किला था दो, उसके बारे में जान लेते हैं। कलकत्ता में जो किला था उसका नाम था इसी को फोर्ट विलियम। कहां बसा था? कलकत्ता में। जो किला बसाया था अंग्रेजों ने उसका नाम था फोर्ट विलियम। और जो मद्रास में बसा था किला उसका नाम था सेंट जॉर्ज। तो ये दोनों किला का नाम ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कहाँ का किला का नाम था? तो कलकत्ता का किला का नाम था फोर्ट विलियम, और मद्रास में जो किला बसा था उसका नाम था सेंट जॉर्ज। तो यहां तक आपको हो गया थी ये बात क्लियर, ऐसा मैं सोच लेता हूं। आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग कहां पे? 1717 में। 1717 में मुगल दरबार में, अब मुगल शासक कौन हो गया? तो 1707 में हमें पता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद कोई काबिल शासक नहीं आता है मुगलों में। तो अब 1717 के बारे में बात करें तो 1717 में क्या होता है कि यहाँ जो मुगल बादशाह होता है उसका नाम है फारूक सियर। फारूक सियर। और फारूक सियर के दरबार में जॉन सरमन करके एक प्रतिनिधि मंडल आता है। जॉन सरमन रहता है, और इसमें एक डॉक्टर भी रहते हैं, जो सर्जन होता है उसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन, जॉन सरमन और हैमिल्टन यहां पे आता है किसके दरबार में? फारूक सियर के दरबार में। वापस इन लोगों की कहानी वही रहता है कि भैया कुछ दे दो करके व्यापार करेंगे हम लोग, आपका गुण गाएंगे। तो इस समय क्या होता है कि जो फारूक सियर होता है वो एक फोड़ा यानी घाव से परेशान रहता है, जो ठीक नहीं होता है, परेशान हो जाता है। यहाँ के जो भी वैद्य लोग बोलते हैं जड़ी बूटी से करते हैं उसका, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तो ये हैमिल्टन क्या करता है? उसका फोड़े का ऑपरेशन कर देता है, और ऑपरेशन करने के बाद वो ठीक हो जाता है। और ये ठीक होने के बाद क्या करता है? 3 फरमान जारी कर देता है। किसके लिए? अंग्रेजों के हक में। पहला ये है कि आप 3000 रुपया क्या दो? सालाना। और क्या करो? 3000 रुपया वार्षिक दो। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या करो? कर मुक्त व्यापार करो। दूसरा क्या बोलता है? 10,000 रुपया दो वार्षिक, और सूरत में भी क्या करो? कर मुक्त व्यापार करो। और क्या करता है? जो कंपनी का सिक्का है उसको क्या करता है? अपने क्षेत्र में यानी कि मुगल क्षेत्र में उसको मान्यता देता है कि आप क्या कर सकते हो? कंपनी का जो सिक्का छाप रहे हो या जो रुपया छाप रहे हो उसको हम क्या कर देते हैं? परमिशन दे देते हैं। तो इसे क्या कहा गया? एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसका नाम है ओम्स। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ओम्स। ओम्स ने इसे क्या कहा कि ये क्या मिल गया? अंग्रेजों को एक मैग्ना कार्टा मिल गया। तो याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा मतलब महान अधिकार पत्र। फारूक सियर ज्यादा लंबा समय रहा नहीं, 2 साल रहा था, लेकिन कहिए अंग्रेजों का किस्मत सही था, और इसीलिए सद शासक भी बना था कि अंग्रेजों का कल्याण कर दे। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा कब मिला? तो 1717 में। किसने दिया? फारूक सियार ने। और क्या था इसमें? तो 3000 रुपया के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में करमुक्त व्यापार, 10,000 के बदले सूरत में करमुक्त व्यापार, और कंपनी जो सिक्का ढाल रही है उसको मुगल साम्राज्य में या मुगल क्षेत्र में क्या मिल जा रहा है? मान्यता मिल जा रहा है। तो ये था अंग्रेजों का भारत में आगमन। हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे फ्रांसीसी आएंगे, उससे पहले डेनिश देखेंगे हम लोग, जो अभी क्लास में हम देखेंगे थोड़ी देर में। डेनिश, इसके बाद फ्रांस। हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज आए और सबको बाहर करते गए,
और एकाधिकार इनका हो गया भारत में, जो हमको पता है कि 1947 तक ही रहेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो, कुछ लगे तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हम और इस पे काम करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग शुरू करते हैं डेनिस। छोटा सा टॉपिक है, महज 2 मिनट का टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूं इसी लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए समाप्त कर दिया जाए। अगला जो है हमारा वह है डेनिस। डेनिस कौन है? तो डेनिस डेनमार्क के निवासी हैं। वो भी क्या कहे हैं, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं। एक कब आए तो याद रखिएगा, 1616 में डेनिस लोग भारत आए और 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहां पे? त्रावणकोर में। तमिलनाडु के त्रावणकोर में डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। कहां पे? त्रावणकोर में। कब लगाई? 1620 में। इस 1676 में दूसरी फैक्ट्री लगाया इन्होंने। कहां पे? बंगाल के सेरामपुर में। कहां पे? सेरामपुर में, वेस्ट बंगाल में। ये क्या होता है कि ये अंग्रेजों के समक्ष प्रतिस्पर्धा करने में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं या उनके सामने टिक नहीं पाते। इसी कारण से क्या हुआ, 1745 में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियों को क्या कर दिया, अंग्रेजों को बेच दिया और अंग्रेजों को बेच के भारत से टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, 1745 में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां क्या कर दिया, अंग्रेजों को बेच दिया और भारत को अलविदा कर दिया। बस यही था डेनिस की कहानी। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का क्लास? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।